हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी। डेमोक्रेटिक शब्द है डेमोक्रेटिक। जब हमारे मन में डेमोक्रेसी का नाम आता है तो हमको लगता है जहां पर इलेक्शन होते हैं वहां पर डेमोक्रेसी है। बात तो कुछ ऐसी ही है पर इतनी आसान नहीं, इसकी आगे स्टडी करनी बनती है। देखते हैं जी। इन ए डेमोक्रेसी पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। पावर किनके हाथ में है? जनता के हाथ में। ठीक। अब जी जनता जहां तो डायरेक्ट वोट देकर अपना लीडर चुन ले, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जहां वो पहले अपने एमपी एमएलए वगैरह चुने, रिप्रेजेंटेटिव चुने, और ये रिप्रेजेंटेटिव जनता के बिहाफ पर सरकार बनाए और अपना एक लीडर चुनकर कैबिनेट या हम सरकार का निर्माण करें और जनता के बिहाफ पर देश पर रूल करें। इन ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट लीडर ऑफ द नेशन। जो देश का लीडर है उसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है वोट देकर। जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड का जो हेड है उसको सारी जनता डायरेक्ट वोट देती है और अपना जो भी प्रेसिडेंट है उसको चूज करती है। इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ मेन टाइप देख लेते हैं जी। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। ये कुछ मेन टाइप हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। पढ़ते हैं जी एक एक करके। रेफरेंडम में क्या होता है कि जो भी प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है, जो भी कानून बनने जा रहा है, प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, वो जनता के सामने रख दिया जाता है। जनता कौन? इलेक्टोरेट। ये शब्द याद रखना, इलेक्टोरेट भी जिनके पास वोट देने का अधिकार हो है। तो जनता डायरेक्टली उस लेजिस्लेशन पर, प्रपोज्ड बिल पर वोट देकर निर्णय अपना दे देती है और उस हिसाब से बिल एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। आगे है जी रेफरेंडम, सॉरी रेफरेंडम हो गया। आगे है जी प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है? आपने प्लेबिसाइट और रेफरेंडम का डिफरेंस भी समझना है। इसमें क्या होता है कि पीपल, जनता, ठीक है ना, जनता का ओपिनियन लिया जाता है कोई ऐसा इशू जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला हो। कोई इशू है जनता की इंपॉर्टेंस वाला, वो इशू जनता के सामने रख दिया जाता है और जनता, मैं बार बार शब्द कर रहा हूं यूज, जनता, पीपल, वो वोट देती है और उस मुद्दे को सुलझा लिया जाता है। जनरली ये वाला मेथड यूज होता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। अगर जमीनी विवाद है तो उस एरिया के लोगों से वोट डलवाकर तय कर लिया जाता है, हाँ भाई आप इस देश के रहोगे या उस देश में जाना चाहोगे। अगर दो पड़ोसी मुल्कों में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तो प्लेबिसाइट के द्वारा भी ऐसे मुद्दे सुलझा लिए जाते हैं। तो इसमें क्या है, पीपल वोट करते हैं, वहां के लोग, चाहे उनकी वोट नहीं भी बनी। और रेफरेंडम में क्या होता है? कानून का निर्माण किसके द्वारा? इलेक्टोरेट के द्वारा। तो आपको डिफरेंस पता लग गया रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में। ठीक है जी। आगे है जी इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होता है ना कि अगर जनता चाहे कि ये वाला बिल पार्लियामेंट में पेश हो तो वो खुद से इनिशिएटिव लेकर ऐसा बिल उसके ऊपर डायरेक्ट वोट करके, अगर वो मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो फिर वो पार्लियामेंट में ले आया जाता है। क्या होता है इसमें? ए बिल इज टेकन बाय द पीपल। जनता एक बिल के ऊपर वोट डालती है। पीपल कैन प्रपोज ए बिल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर उस बिल को मेजॉरिटी मिल गई तो वो इस बिल को पार्लियामेंट ले आता है। तो प्रपोज करती है जनता, किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर सेम थिंग। अच्छा जी। आगे है जी रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है ना, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कैंडिडेट हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर उन्होंने ढंग से काम नहीं किया तो जनता चाहे तो उनके टाइम पीरियड से पहले ही उनको ऑफिस से हटा सकती है डायरेक्ट वोट करके।
उसे कहते हैं रिकॉल। बाय दिस मेथड जनता क्या करती है, द वोटर्स कैन रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उसकी टर्म की एक्सपायरी से पहले ही। जैसे एक नेता चुना गया, एक एमपी चुना गया 5 साल के लिए, पर अगर उसने ढंग से काम नहीं किया तो जनता चाहे तो उसके खिलाफ रिकॉल वाला ऑप्शन यूज करके उसको पहले 5 साल से पहले ही ऑफिस से हटा सकती है। दिस स्टेप इज टेकन कब, when he or she fails to discharge his duties properly। कौन, जनता का रिप्रेजेंटेटिव उसने ढंग से अपना काम नहीं किया, तो ऐसा ऑप्शन लाया जा सकता है। तो ये कुछ हमने पढ़ लिया डायरेक्ट वोट क्या होती है। अच्छा जी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा हमने। अब बात आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल जनता अपने एरिया से एमपी एमएलए वगैरह रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनते हैं, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। वो चुने हुए बंदे जनता के बिहाफ पर अपनी अथॉरिटी का एक्सरसाइज करते हैं, अपनी अथॉरिटी चलाते हैं। ओके जी, तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये भी आगे 2 प्रकार की है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री होगी जैसे इंडिया में, और प्रेसिडेंशियल होगी जैसे यूएस में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। देखो सिस्टम को समझे, आपने वोट डालकर एमपी चुने, पार्लियामेंट में गए एमपी, तो वहां पर जो मेजॉरिटी होगी जिसकी, वो सरकार बनाएंगे। तो जो सरकार है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। जो आपके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट है ना, ये सब क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूटिव, ये सरकार जब काम करती है तो इनके काम को क्या है, जो और एमपी है क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ भी आपने ये काम के लिए कितना बजट लगाया, कितना खर्च हुआ, या कुछ भी क्वेश्चन उनकी कारगुजारी को लेकर। तो वो क्या हुए, दूसरे एमपी लेजिस्लेचर। तो इसमें क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। ओके जी, जो ये टर्म डेमोक्रेटिक है ना, उसका मीनिंग ब्रॉडर होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब सिर्फ वोट देने तक नहीं है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं है। इट आल्सो एनकम्पासेस सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी भी इसके अंतर्गत आते हैं। आगे है जी रिपब्लिक। वी कैन क्लासिफाई ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी इनटू मोनार्की एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेसी को हम मोनार्की और रिपब्लिक में डिवाइड कर सकते हैं। मोनार्की में क्या होता है, देश का हेड किंग और क्वीन होते हैं, मीन हेरिडिटरी हेड होता है, राजा या रानी। वे सक्सेशन के थ्रू आते हैं, मीन वंशज, एक के बाद दूसरा, कोई इलेक्शन नहीं होता जैसे ब्रिटेन है। चाहे वहां पर डेमोक्रेसी है पर जो देश का हेड है वो क्या है, हेरिडिटरी। और दूसरा होता है जी रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। ऐसा नहीं है कि राजा रानी की तरह पूरी जिंदगी राजा रानी ही रहेंगे, हेड रहेंगे, नहीं। जहां पर हमारा जो हेड है, इंडिया में हम प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट है जो, वो इलेक्टेड होता है और डेफिनेट पीरियड ऑफ 5 years। कहीं 5 है, 6 है, 4 है, ये अलग अलग होते हैं अलग अलग देश में। तो मेन है फिक्स्ड पीरियड के लिए। और जो ये इलेक्शन है कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये इलेक्शन डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी। जैसे हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्टली होते हैं, हम नहीं वोट डालते प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, हमारे चुने हुए नुमाइंदे एमएलए और एमपी ये वोट डालते हैं। रिपब्लिक की एग्जांपल देख लो जी, यूएसए है, और क्या है, इंडिया। इंडिया भी तो रिपब्लिक है, इंडिया। अच्छा जी, 10
द टर्म रिपब्लिक इन अवर प्रीएम्बल मीन्स दैट, क्या मतलब हुआ रिपब्लिक का? हमारे देश की अगर बात करें तो इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड, हमारे देश का जो हेड है वो इलेक्टेड होता है। कौन है वो? प्रेसिडेंट। हमारे देश का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है और वो इलेक्टेड है, कोई राजा या रानी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ 5 years। इंडिया में प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुना जाता है इनडायरेक्टली। खुद जनता सारी वोट नहीं डालती, जनता के चुने हुए नुमाइंदे एमएलए और एमपी वोट डालकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और रिपब्लिक के बारे में थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं जी। अगर हेड चुनकर आता है, इसका मतलब द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है इज वेस्टेड इन द पीपल। तो किसके अंदर है, किसके हाथ में है पावर? राजनीतिक पावर जनता के हाथ में, क्योंकि जनता के द्वारा चुना हुआ बंदा ही देश का हेड बन रहा है। नॉट इन ए सिंगल पर्सन, कोई एक राजा या रानी नहीं। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि ऑल पब्लिक ऑफिसर्स, चाहे राष्ट्रपति की पोजीशन की बात हो, जहां पर आम बंदा भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, तो ये सारे ऑफिसर्स आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये बात हो गई। Thus, there is absence of any privileged class। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, जैसे ब्रिटेन में राजा रानी है, उनको प्रिविलेज हासिल है, पर ये बात हमारे नहीं है। आगे बात आती है जी टर्म जस्टिस की। तो प्रीएम्बल में जस्टिस शब्द मेंशन है, तो साथ में ये भी लिखा है कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। न्याय, न्याय जहां मतलब कानूनी रूप वाला न्याय नहीं। न्याय एक टर्म है, इसका अपना एक मतलब होता है। जैसे आप जनरल स्टडी पेपर 4 पढ़ोगे ना मेंस के लिए, आप पाओगे जॉन रोल्स का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस कुछ और कहता है, प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस कुछ और कहता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें जस्टिस है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये जो आइडियल ऑफ जस्टिस है ये हमने कहां से लिया है? ठीक है ना, चाहे सोशल की बात हो, इकोनॉमिक की बात हो, चाहे पॉलिटिकल की बात हो, तो ये हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, 1917 वाले रशियन रेवोल्यूशन से, रशिया की में जो क्रांति आई थी, तो उससे हमने ये आइडियल ऑफ जस्टिस लिया है, याद रखना। पहले बात करते हैं सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय। इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को बराबरता से ट्रीट करना, विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, बेस्ड ऑन, किसी भी प्रकार की सामाजिक भेदभाव के बगैर सभी सिटीजन्स को, नागरिकों को एक तरह से बराबरता से ट्रीट करना, विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन। कैसी कैसी डिस्टिंक्शन? बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, कलर, सेक्स एंड सो ऑन। तो ऐसी ऐसी चीजों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। दूसरी बात, देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किसी एक समाज के एक तबके को कुछ खास प्रिविलेज हासिल नहीं है, उनको विशेषाधिकार हासिल नहीं है कि ये दूसरों से बड़े हैं, और ऐसे एफर्ट करने हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ताकि बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस इंप्रूव की जा सके। तो ये कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इनकी इंप्रूवमेंट के लिए काम करना, ठीक है। और इसके साथ साथ वोमेन भी लिखा है, बैकवर्ड क्लासेस एंड वोमेन, इनकी कंडीशन को की इंप्रूवमेंट के लिए काम करने। तो ये आ गया आपका सोशल जस्टिस, मीन सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना, कोई डिस्टिंक्शन नहीं करनी, इन आधार पर किसी को कोई खास प्रिविलेज नहीं है, और इंप्रूवमेंट करनी है। देखो पॉजिटिव कंसेप्ट भी है, भी जो पिछड़े रह गए हैं उनको ऊपर उठाना है। पिछड़ों में बैकवर्ड क्लासेस और वोमेन है मोस्ट बेसिकली, ये लिखा है, इनके लिए स्पेशल काम करने हैं।
अच्छा जी, देखो बराबरता का मतलब ये नहीं है कि सब बराबर है, कुछ नहीं करना, जो पीछे रह गए हैं उनको ऊपर भी उठाना है। अच्छा जी, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। मान लो कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ऐसे फैक्टर के हिसाब से आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। और दूसरी बात, जो इनइक्वालिटी है इनकम की, उनको हटाना भी है। एफर्ट्स आर टू बी डन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ, किसके लिए, हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज, किस किस में, वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। किसी के पास संपत्ति है, वेल्थ है, इनकम है, प्रॉपर्टी है, इनकी जो इनइक्वालिटी है, हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है, ग्लेयरिंग इनइक्वालिटी है, उसकी एलिमिनेशन के लिए भी काम करना है। ठीक है जी। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस, जो दो जस्टिस हमने पढ़ लिए, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनते हैं। ठीक है जी। आगे बात आती है जी पॉलिटिकल जस्टिस। उसका मतलब क्या हुआ कि ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इनके पॉलिटिकल राइट्स बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे भी किसी ऑफिस के लिए इलेक्शन है, तो आप समाज के किसी एक तबके को ये नहीं कह सकते कि आप नहीं इलेक्शन लड़ सकते। मीन दिस इंक्लूड इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसर्स। जितने भी राजनीतिक ऑफिसर्स हैं, एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसी जो ऑफिसर्स हैं, है ना, उसके लिए सभी अपने आप को इलेक्शन में खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में भी अपना वॉइस, वोट डालकर, वोट देने का भी है अधिकार बराबर। इलेक्शन खुद लड़ने का और जो लड़ रहे हैं उनको वोट देने का। तो जो चीज वोट से संबंधित है वो आ जाएगी आपकी पॉलिटिकल राइट में। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लिबर्टी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।